हेलो एवरीवन। समर्स के साथ जुड़ी हुई कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं ऑयली स्किन। ऑयली स्किन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपसे बात करूंगी उन बेस्ट इंग्रेडिएंट्स में जो आपको यूज करने चाहिए अगर आपकी ऑयली स्किन है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था बजट फ्रेंडली स्किन केयर रूटीन फॉर ऑयली स्किन। अगर अभी तक आपने उसको जाके नहीं देखा है तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक को फॉलो करें और उसको जरूर देखें। उसमें बजट फ्रेंडली रिकमेंडेशंस हैं और आपकी स्किन पे वो बहुत अच्छा काम करेंगी अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं। दूसरी चीज़ कि प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं इस तरह के वीडियोस बनाऊं और आप तक पहुंचूं। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना इस वीडियोस को प्यार मिलता है और हम मोटिवेट होते हैं नए वीडियोस बनाने के लिए और आपकी हेल्प करने के लिए। 2 चैनल्स हैं, क्लिनिक एक्जिमस एस्थेटिक्स एंड न्यू चैनल है पिगमेंटेशन। प्लीज जाके उसको सब्सक्राइब करिए जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ऑयली स्किन आपको हो क्यों रही है। अब ऑयली स्किन बहुत सारे रीजंस की वजह से होती है, इंटरनल रीजंस एंड एक्सटर्नल रीजंस। जब तक हम रीजंस को नहीं समझेंगे, जो ऑडियंस मेरे साथ, मेरे दोस्त बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि मेरी आदत है कि मैं सब चीज़ों को ब्रेक डाउन करके समझाती हूँ। ये समझना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक एक चीज़ को आप एनालाइज कर सकते हो और अपने लाइफस्टाइल में देख सकते हो कि यार ये मैंने क्या गलत कर रही हूँ कि जिसकी वजह से मेरे स्किन पे ये इफेक्ट आ रहा है। तो आप खुद अपने डॉक्टर बन जाते हो। तो इसीलिए ज़रूर कारण को समझना को प्रायोरिटी दो और जब मैं ये समझाती हूँ उसे समझो। अब इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉजेज। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल कॉजेज की। कई बार हमारे हार्मोनल जो बैलेंसेस होते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं, यानी कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से स्किन एक्स्ट्रा सीबम प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। कई बार ये एज रिलेटेड भी होता है, जैसे कि ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज, तब हमारी स्किन में ग्रोथ हार्मोन्स बहुत एक्स्ट्रा सिक्रीट हो रहे होते हैं एंड उसकी वजह से स्किन के अंदर नेचुरली ऑयल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, स्पेशली टीनेज एंड प्यूबर्टी टाइम में। उसके बाद पीसीओएस पीसीओडी केसेस में भी कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से स्किन बहुत एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। ये हो गया हमारा हार्मोनल इशू। सेकेंड होता है डाइट। अगर आप बहुत ज़्यादा डाइट के अंदर शुगर, सॉल्ट एंड ऑयली फूड्स खा रहे हैं तो भी आपकी स्किन के अंदर एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस होता है। इसके साथ साथ अगर आपका वाटर जो इनटेक है, यानी प्लेन वाटर इनटेक, उसकी वजह से भी स्किन के अंदर ऑयल एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने लग जाता है। आप अगर जूसेस पी रहे हैं या शुगरी ड्रिंक्स पी रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरा वाटर कंपनसेशन हो रहा है, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि उसके साथ आपकी बॉडी के अंदर जाता है शुगर एंड सॉल्ट, जो कि और डिफरेंट तरह के रिएक्शंस को ट्रिगर करता है। थर्ड है हमारा लाइफस्टाइल। एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम अपने लाइफस्टाइल में देखते हैं, जो हम देख रहे हैं आजकल की, लोग बाहर का बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, स्लीपिंग पैटर्न सबके डिस्टर्ब हैं, कोई एक डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में। ऐसी चीज़ों की वजह से भी हमारे हार्मोन्स एंड हमारे मेलेटोनिन सिंथेसिस डिसरप्ट होते हैं और बॉडी के जो प्रोटेक्शन बैरियर्स हैं वो डिसरप्ट होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अंदर से ही बॉडी कंफर्टेबल फील नहीं करती। इसलिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना, जहां आपका एक प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न हो और आप उस टाइम को एडियर करें, एटलीस्ट 8 आवर्स स्लीप लें, हेल्दी फूड खाएं, वंस इन अ वाइल बाहर खाएं, रेगुलर में भी आप अच्छा एक्सरसाइज रूटीन रखें। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफस्टाइल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर ऑयली स्किन। अब आते हैं एक्सटर्नल रीजंस। ये तो हो गए हमारे बॉडी के अंदर के रीजंस। अब एक्सटर्नल रीजंस क्या हो सकते हैं? एक्सटर्नल रीजंस ये हो सकते हैं कि आप प्रॉपरली अपनी स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं कर रहे, यानी कि जो आपको प्रॉपर आपको एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करनी चाहिए आप वो फॉलो ही नहीं कर रहे, कभी लगा रहे कभी नहीं लगा रहे। हो सकता है वो इंग्रेडिएंट्स आपको सूट ना कर रहे हो सकता है आप बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगा रहे हो, टू मेनी एक्टिव्स। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स यूजुअली स्किन पे नहीं लगाने चाहिए। सिंपल इंग्रेडिएंट्स लगाइए, पहले उनको 3 महीने टेस्ट करिए एंड देन नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स के ऊपर जाइए। एक्सटर्नल रीजंस में वाटर लॉस इंक्रीज होने वाली एक्टिविटीज, या तो आप सारा टाइम एसीज में बैठे और वहाँ आपने बोल ऑफ वाटर नहीं रखा तो भी इंक्रीज ड्राइनेस होगी आपकी स्किन के अंदर। ये तो हो गए कारण। अब करना क्या है? 4 ऐसे इंग्रेडिएंट्स बता रहे हूँ जो आपकी स्किन में ऑयलीनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं इन चारों की खिचड़ी बना के सबको लगाना शुरू करना है, ठीक है। पहले इंग्रेडिएंट समझ लेते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट सैलिसिलिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। सबको पता है
आजकल सब बहुत ज्ञानी हो गए हैं, सबको ये पता है हाँ सैलिसिलिक एसिड लगाना है। अब सैलिसिलिक एसिड क्या चीज होती है? एक्चुअली सैलिसिलिक एसिड एक बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है और वो स्किन के पोर्स यानी उसको लाइपोफिलिक होता है, जो स्किन का सीबम ऑयल है ना वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, इसीलिए वो काम कर पाता है और वो जाके आपके ऑयल ग्लैंड्स को, उसमें जो सीबम है उसको कंट्रोल करने लगता है। लेकिन परसेंटेज क्या यूज करनी है? 2% सैलिसिलिक एसिड इज गुड इनफ। यूजुअली सैलिसिलिक एसिड अगर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो स्किन में ड्राइनेस होनी शुरू हो जाती है और फिर इरिटेशन होती है। कुछ लोग बार बार फेस वॉशेस यूज़ करते हैं सैलिसिलिक एसिड के और सैलिसिलिक एसिड वाली क्रीम्स भी लगाना शुरू कर देते हैं। आप इस इंग्रेडिएंट को एक सिंगल इंग्रेडिएंट में रखिए, या तो फेस वॉश में रखिए या आप अपने जेल फॉर्म में जो फॉर्मुलेशंस आते हैं उसमें रखिए। सिप्ला का एक रिवेला करके आता है जो कि एक जेल फॉर्मुलेशन है सैलिसिलिक एसिड की, वो आप यूज कर सकते हैं अगर आपको जेल फॉर्मुलेशन यूज करना है। DS एक्ने, मैंडेसा फेस वॉश, इस तरह के फेस वॉशेस में सैलिसिलिक एसिड होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं एज अ फेस वॉश कंपोनेंट। तो सैलिसिलिक एसिड वर्क्स very well, just use it only twice a day, do not use more than that. सेकेंड आता है हमारा नियासिनामाइड। अब नियासिनामाइड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि एक विटामिन B3 है। नियासिनामाइड की क्वालिटी क्या है कि एक तो सेंसिटिव स्किन में काम करता है, दूसरा ये क्या करता है आपके मेलानिन सिंथेसिस को भी रोकता है, तो इसके अंदर स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज भी हो गई। साथ के साथ ये सीबम प्रोडक्शन को भी प्रिवेंट करता है, यानी उसको कम कर देता है। तो एक्ने ऑयली स्किन में भी काम आता है और उसके बाद जो एक्ने मार्क्स हो जाते हैं उसमें भी एडवांटेजियस है। और क्योंकि सेंसिटिव स्किन पे यूज हो सकता है इसीलिए हम इसको आपकी जो सेंसिटिव हो गई है स्किन उसमें भी यूज कर सकते हैं। नियोवेट मेरा एक बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है, 10% नियासिनामाइड के साथ आता है और उसके साथ उसके अंदर मिले हुए हैं हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स, तो वो आपकी ड्राइनेस को भी कंट्रोल कर पाता है। थर्ड है रेटिनॉल्स। रेटिनॉल्स हम सब ने सुने हैं। रेटिनॉल्स एक पावर हाउस है, एक एंटी एजिंग पावर हाउस भी है और एक्ने कंट्रोल पावर हाउस भी है। क्लिनिक एक्जिमस की एक सीरीज आती है अल्फा, बीटा एंड गामा, जो आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं एंड पहले अल्फा से शुरू करके फिर ग्रेडेशन करके बीटा एंड गामा पे जा सकते हैं। जो रेटिनॉल्स के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि किस तरह रेटिनॉल काम करता है। बेसिकली सेलुलर टर्नओवर पे भी हेल्प करता है, आपके सीबम प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है और कंट्रोल करता है सेलुलर ग्रोथ को भी, जिसकी वजह से वो एक टॉप मोस्ट इंग्रेडिएंट बन जाता है आपकी ऑयली स्किन केयर रूटीन में ऐड होने के लिए। चौथा एक इंग्रेडिएंट है जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगी, वो है एक्वाफिल HA यानी हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड आप क्यों यूज़ करें? बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन के अंदर मॉइस्चर को लॉक कर लेता है। अब सारी कहानी आपको याद होगी, मैंने कहाँ से शुरू करी थी? ड्राइनेस से शुरू करी थी। अगर ये मॉइस्चराइजेशन लॉक हो जाए तो हमारी स्किन अपने आप ही ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल कर लेती है। इसका एक कॉमन जो प्रिपरेशन है वो है एक्वाफिल HA। ये आप दिन में 2 बार यूज करें, डैम्प स्किन पे यूज करें, बिफोर मॉइस्चराइजर यूज करें, इसके बाद जरूर मॉइस्चराइजर लगाएं। ये मत सोचे कि मैंने हाइलुरोनिक एसिड लगा दिया तो काम खत्म, नहीं। तो मेरे ये 4 इंग्रेडिएंट्स, इनमें से आप एक इंग्रेडिएंट पिक करिए टू स्टार्ट विद, 2 हफ्ते बाद दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करिए जो आपकी स्किन के हिसाब से हो। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस तरह रूटीन में फिक्स करूं, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करिए एंड आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। स्टे ट्यून्ड टू माय नेक्स्ट वीडियो।